a bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें एक शब्द आ रहा है प्रोरोगेशन। अरे प्रोरोगेशन क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर जो टॉपिक आने वाले हैं, हर जो पेपर का हर एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे कॉन्सेप्ट जो है इसको रिवीजन होगा। एक तरह से आप रिवीजन ले सकते हैं। ये सीरीज जो है 1 महीने तक चलेगी और हर शाम को मैं 9 बजे से 11 बजे तक आपके लिए वीडियोज़ बनाया करूँगा। तो चलिए इससे मेरा रिवीजन भी होगा और आपका भी रिवीजन होगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन का मीन है टर्मिनेशन। अभी टर्मिनेशन क्या है वो बात करते हैं। जैसे कि आपकी लोकसभा है, उसको कुछ टाइम के लिए अगर हम एक तरह से कैंसिल कर दें, इसका एक तरह से आपका डिसॉल्व नहीं हो रही लोकसभा, केवल कैंसिल कर रहे हैं, कुछ समय के लिए हमने बैठक को कैंसिल कर दिया है, इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। तो कभी भी प्रोरोगेशन का फर्क कभी भी बिल पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर प्रोरोगेशन लिखा हुआ है और ये बात होगी कि आप बिल इससे लैप्स होगा, तो हमेशा नहीं होगा। एक बात आपने और सुनी होगी, प्रोरोगेशन के अलावा आपका लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो वो चीज़ अलग है, प्रोरोगेशन अलग है। प्रोरोगेशन में जैसे क्या होता है कि बैठक हो रही है बट लोकसभा के अंदर अपोजिट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है उनके बीच में कोई तरह का वाद विवाद हो जाता है, तो जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं, यहाँ पर जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो क्या करेंगे, वो लोकसभा को प्रोरोगेट कर देंगे, मतलब टर्मिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। एक तरह से एडजर्न होता है ना, कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर देना। तो अब ये जो प्रोरोगेशन है इसका कोई फिक्स टर्मिनेशन, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता कि ये लोकसभा स्पीकर क्या बोलेंगे कि 4 महीने बाद अब वापस लोकसभा आएंगे, 2 महीने बाद या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कब बैठक होगी, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। ये टर्मिनेशन एक अनिश्चित काल के लिए हो सकता है कि मतलब आगे आपके पास नोटिस आ जाएगा, जो भी एमपी है उनके पास अपने यहाँ नोटिस पहुँच जाएगा। तो ये एक तरह का फिक्स टेन्योर नहीं है, इसका प्रोरोगेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने दिनों के लिए जो बैठक है वो कैंसिल होती है, टर्मिनेट होती है। तो पहला जो पॉइंट था, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेड इट्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोरोगेशन का कभी भी बिल के लैप्स होने पर फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी कोई भी बिल लैप्स नहीं होगा। सेकंड है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा। एक बिल है जो पेंडिंग है राज्यसभा में, इसको आप समझिए किस तरह से कि क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको दिखेगा, थोड़ा लाइटली, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, तो राज्यसभा है, तो कोई बिल है वो कहाँ राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में पेंडिंग है बिल, ठीक है ना, यहाँ पर पेंडिंग है, और उस बिल को, वो बिल लोकसभा जो है उनके द्वारा पास नहीं किया गया है ना, ठीक है ना, नॉट पास्ड बाय लोकसभा। तो एक बात आप मुझे बताइएगा कि अगर लोकसभा ने पास नहीं करा है, अगर कोई बिल पास नहीं करा है लोकसभा ने, दैट मीन अगर कोई बिल यहाँ पर पास नहीं हुआ है तो पहली बात तो वो राज्यसभा के पास जाएगा क्यों? चीज़ को समझिएगा कि अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता और अगर लोकसभा ही पास नहीं करती तो राज्यसभा के पास जाता क्यों? इट मीन ये लैंग्वेज ये कहना चाहती है कि जो ये बिल है ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है, ये इंट्रोड्यूस ही राज्यसभा में हुआ है। कहाँ हुआ है? राज्यसभा में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये बिल कहाँ पेंडिंग है? राज्यसभा में पेंडिंग है। कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग हो सकता है, बट आप बात को गहराई को समझिए कि कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है, एक तो है ना, नॉट पास्ड बाय लोकसभा ने पास ही नहीं करा है। तो पहली बात तो जब यहाँ से लोकसभा पास करती कोई भी बिल होता है, तो बिल अगर यहाँ पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, अगर लोकसभा पास करेगी तभी तो यहाँ पर राज्यसभा के पास जाएगा। अब लोकसभा ने पास ही नहीं किया तो इट मीन कि लोकसभा में तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बिल कहाँ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो क्या इसके राज्यसभा पे जो बिल इंट्रोड्यूस है उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये भाई बिल अभी लोकसभा में आया ही नहीं है, बिल अभी लोकसभा में आया ही नहीं है। तो जब लोकसभा में बिल आया ही नहीं है,
जिस इंसान के पास बिल आया ही नहीं है तो इस इंसान के होने ना होने से फ़र्क कहाँ पड़ेगा हमें। इसको आप अच्छे से और समझ सकते हैं कि बिल कब लैप्स होगा, वो चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हर एक क्वेश्चन को हम 4 से 5 मिनट तक लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके टॉपिक बहुत अच्छा डीपली क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत एनालाइज करा है, उसके बाद मैंने ये वीडियोज़ बनाई है, ठीक है ना। तो टॉपिक बहुत डीपली एनालाइज कर रहा हूँ मैं हर टॉपिक को। तो लैप्स कब होंगे वो देखिएगा, लैप्स कब होंगे। ये लोकसभा है आपकी, लोकसभा, ये राज्यसभा। पहले चीज तो आपको समझनी होगी कि कोई बिल आएगा तो बिल कैसे चलता है। बिल या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ये पता आपको बात, या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अब कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, समझिएगा, लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस का मतलब बिल रखा किस में जा रहा है, लोकसभा में रखा जा रहा है। और अगर बिल अगर पेंडिंग है, दैट मीन अगर इसको पास ही नहीं किया गया, पास ही नहीं करा गया, तो इस पर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये राज्यसभा का तो अभी कोई रोल ही नहीं है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इस टाइम पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व मतलब लोकसभा अपना लोकसभा में जो डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कि लोकसभा की तरह खत्म हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये पेंडिंग पड़ा है, बिल पेंडिंग है, तो लोकसभा में ही लोग जो है उन्होंने पेंडिंग कर रखा है, तो भैया ये तो पेंडिंग है बिल, तो ये लैप्स होगा, ठीक है। सेकंड, अब बिल जो है लोकसभा में है, यहाँ से इसको पेंडिंग की जगह पास कर दिया गया। लोकसभा में कोई भी बिल आया, जैसे कि रोड कोई भी नया, जैसे कोई भी कि हमारा ऐसा कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बिल आ गया कि 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, ये इस तरह का कोई बजट निकला, तो उसमें ये बिल आया कि पेड़ों के लिए बिल आया एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो लोकसभा ने उससे बोला कि ठीक है पास कर दिया, ठीक है हम तो इसकी मंजूरी देते लोकसभा ने, तो वो बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा के पास वो बिल जाएगा, है ना, बिल वो राज्यसभा के पास जब जाएगा तो लोकसभा अगर फिर से डिसॉल्व होती है तो क्या वो बिल लैप्स होगा, वो भी बिल लैप्स होगा। क्यों लैप्स होगा, क्योंकि राज्यसभा ने भी पास नहीं करा है, वो लोकसभा से भी जस्ट निकला ही है। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल भी लैप्स होगा। इसके अलावा तीसरा केस और आता है कि अगर कोई बिल, सोचिए समझिएगा कि कोई बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, यार दोस्त समझ में आना चाहिए चीज़ों को, इजीली समझिए। कोई बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट मीन यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो पास कर देंगे बिल को, या फिर वो पेंडिंग रखेंगे। अगर पेंडिंग रखते हैं बिल तब तो कोई मतलब नहीं, राज्यसभा में पड़ा रहेगा बिल, है ना। और अगर उन्होंने पास कर दिया बिल तो ये लोकसभा के पास चला जाएगा, और इस टाइम लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो इससे फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो केस जब बिल अगर लोकसभा में पड़ा हुआ है और अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, दैट मीन, और अभी वही केस हुआ था कि लोकसभा में बिल यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ था, राज्यसभा में बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, और लोकसभा में भी इसको पास ही नहीं किया गया है, दैट मीन तो राज्यसभा का भी कहीं रोल है ही नहीं। अब यहाँ पर इसमें रोल आएगा, लेकिन राज्यसभा ने पास कर दिया, नहीं लोकसभा आएगी तो वो पास कर देगी। तो ये केस यहाँ पर लैप्स के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन में आपको लैप्स को समझना है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार आप फिर से कमेंट सेक्शन में कर दोगे तो मैं स्पेशल वीडियो लैप्स के लिए बना दूंगा, ठीक है ना। सेकंड, अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंडिकेटर यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो बात होगी ना यार, तो एक बात बहुत अच्छे से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी कोई इंडेक्स के नाम आ जाए, जैसे GHI है, तो पहली चीज़ को उसको पास कौन करता है ना, इसे कौन एक तरह से किसके द्वारा पब्लिश होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कौन पब्लिश करता है, इसकी हम बात करेंगे अभी, और इसके क्या क्या मापदंड होता है तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको पब्लिश होती है वर्ल्ड हंगर लाइफ, है ना, हेल्थ, सॉरी,
एच वर्ल्ड हंगर हेल्प के थ्रू वर्ल्ड हंगर हेल्प के थ्रू ये पास होती है ना, पब्लिश्ड होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसके 4 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम गिनते हैं। वो 4 क्राइटेरिया क्या है? इसमें जो 3 दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपको अंडर नरिशमेंट, बिल्कुल ठीक है, अंडर नरिशमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है इसमें? चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये बताया जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग इसमें होता है कि जब हाइट के हिसाब से ऐसे बच्चे का वेट ना हो, है ना, एक होता है ना कि भाई इतने हाइट के हिसाब से इतना वेट होना चाहिए, तो वो चाइल्ड स्टंटिंग में आता है। एक चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर भी आता है ना, और एक आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 क्राइटेरिया के ऊपर ग्लोबल हंगर इंडेक्स काम करती है, ठीक है ना। इजी चीज़ है, समझ में आ गया? ये चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको और चीज़ नहीं पता है, बस आपको 4 क्राइटेरिया पता होना चाहिए और कॉलेज को पास करता है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर मेन चीज़ जो आपको समझनी थी। एक सेकंड, कहाँ गया डस्टर? ये हाँ, तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है देयर हैज़ बीन ए पर्सिस्टेंट डेफिसिट बजट। लगातार डेफिसिट हो रहा है बजट। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है, जैसे कि सिंपल भाषा में डेफिसिट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। डेफिसिट को समझना जरूरी है क्योंकि कभी कभार हम प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिसिट ही समझ नहीं आता हमको। समझिएगा, सिंपल भाषा में समझिएगा। आपका दोस्त से समझाना, मतलब दोस्त क्या, छोटा भाई समझा रहा है, वह समझिएगा। देखिए, ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है और ये आप है। आपकी इनकम है ओनली 100 रुपये, ओनली 100 रुपये इनकम है मंथली, पर मंथ, ठीक है दोस्त, पर मंथ आपकी 100 रुपये इनकम है। अब जो ये इंसान है, इसके घर का बजट जो बनता है, वो बजट कम से कम इसको मंथली के 150 रुपये चाहिए, 150 रुपये चाहिए। घर के अंदर दाल सब्जी, रोटी सब्जी और घर खर्चा, बिजली का बिल, पानी का बिल, उससे अपनी पढ़ाई की किताबें लानी है, सब कुछ करना है, तो उसका 150 रुपये का बनता है घर का बजट, ठीक है। उतना उसको एक्सपेंड करना होता है 150 रुपये, बट उसकी इनकम 100 रुपये है, तो क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर कितना पड़ा? 150 रुपये का और 100 रुपये उसकी इनकम है। दैट मीन कमी कितने की? 50 रुपये की। अब इस व्यक्ति के पास 50 रुपये नहीं है, 50 रुपये की कमी है, तो अब ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? ये 50 रुपये के लिए या तो किसी के पास लोन के लिए जाएगा, क्योंकि वो मुझे लोन दे दो। लोन के लिए क्या करेगा? घर से बाहर का आदमी, मतलब दोस्त हो सकता है, कोई आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार हो सकता है, उससे आप लोन मांगेंगे 50 रुपये, है ना, लोन मांगिए, है ना। या फिर कोई आपको ग्रांट दे जाए। ग्रांट मतलब आपको जैसे कि किसी ने हेल्प कर दी, चलो कोई दादाजी आए थे, उन्होंने देखा घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्होंने आपको पैसे दे दिए। तो वो ये जो 50 रुपये की कमी आ रही है ना, इस बच्चे को, व्यक्ति को कम से कम 150 रुपये कमाने चाहिए थे, बट इसकी इनकम ही 100 रुपये है, बट घर का खर्चा कितना है? 150 रुपये। तो जो 50 रुपये की कमी है ना, वो है डेफिसिट। अब इसी तरह से हमारा देश चलता है। देश कैसे चलता है वो भी हम बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, पेंसिल पैर में आ रही, तो सुनिएगा कि जैसे कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया का बजट रेडी होता है, तो इंडिया के पास 2 तरह की इनकम है भैया, 2 तरह की इनकम है। पहली चीज कैपिटल। कैपिटल जैसे कि हमारे पास कुछ कंपनियां होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनी होती है, जो मतलब हमारी पूंजी है एक तरह से, कैपिटल। दूसरी होती है हमारी कैपिटल के अलावा इनकम, आपकी रेवेन्यू। रेवेन्यू 2 तरह का होता है, एक इनकम टैक्स, एक नॉन टैक्स, 2 तरह का होता है। समझ में आता है आपको, पता होगा। तो एक कैपिटल और एक रेवेन्यू, है ना। अब इन दोनों के बेसिस पे इनकम होती है इंडिया की, ये 2 ही तरीके हैं, ठीक है ना। इससे अब इंडिया को जो भी रिटर्न मिलने वाला, पैसे आने वाले हैं, इससे जो भी पैसा आएगा उनको वो एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे में खर्च करेगी। अब एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपने भी, हमारे पास ज़्यादा पैसा आया,
तो हमने कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, हमने कोई कंपनी खरीद ली, या फिर हमारे पास ज़्यादा पैसा आया तो हमने कोई मॉल खरीद लिया, या फिर हमने क्या रोड बनवा दी, हमने क्या करा, हमने कुछ ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हमने खदान में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे जो खदान में चीज़ निकलेगी वो क्या करेगी, वो हमको रिटर्न देगी, पर वो लंबे टाइम बाद रिटर्न देगी, है ना। अब जैसे कि आपने आज मेहनत करी, आपको हैंड टू हैंड आपको क्या मिल जाएगी, आपकी मजदूरी मिल जाएगी। बट कैपिटल जो है ना, कैपिटल का एक लंबा प्रोसेस होता है कि आज आपने इन्वेस्ट करा तो कुछ साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, कभी कभी वो 25-30 साल भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये चीज़ इस तरह से हमारा देश काम करता है। इस चीज़ को मैं डीपली समझाऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में। तो 2016 का पेपर की कट ऑफ 116 समथिंग गई थी, तो पेपर बहुत ईजी था, लेकिन हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं, जिस क्वेश्चन को हम साइड में रखकर बहुत चीज़ें सीखते रहेंगे। तो ये जो वीडियोस देखेगा ना, उस बच्चे की मैं गारंटी लेता हूँ कि यार वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा, चाहे से वो मेरे से भी अच्छा पढ़ने वाला होगा। बट मैं जो है ना, मैंने बेसिक्स पे काम करने की कोशिश करी अपने, क्योंकि जो क्वेश्चन है उनको बेस पे मैंने, मतलब एक तो होता है ना कि निशाना केवल मेरे बेस पर है कि मेरे को क्वेश्चन जो मैं पढ़ कर जा रहा हूँ उनमें से गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको भी मैं सोच सकता हूँ कि वो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, वो आपको पक्का बेनिफिट देने वाली है अगर आप मेरे संग तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इसके बाद है, देयर हैज़ बिन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। देयर हैज़ बिन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। कौन से एक्शन होंगे जो गवर्नमेंट लेगी, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपका डेफिसिट को। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज और रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो रिड्यूसिंग न्यू एक्सपेंडिचर्स, इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे, यार देखो जो जहाँ पर खर्चा होगा वहाँ तो होगा, गवर्नमेंट अगर इसमें कमी करती है, एक्सपेंडिचर में कमी करती है, तो खर्चा जो होगा वो तो होगा। बट अगर हम कहीं अपना एक्सपेंडिचर में कम करते हैं तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे पास पैसे बचेंगे, मतलब बेनिफिट हमको होने वाला है, हमारी गवर्नमेंट को होने वाला है। तो थोड़ा पैसे बचेंगे तो क्या होगा, डेफिसिट जो है ना, मतलब जिस तरह से कमी हो रही है ना आपके रिसिप्ट में और एक्सपेंडिचर्स में, है ना, अंतर जो आ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। अगर एक्सपेंडिचर देखो क्या होता है, डेफिसिट जो है ना, फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट का एक फॉर्मूला होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अगर ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे अगर ये पहले 100 था और ये टोटल रिसिप्ट आपकी 90 आ रही थी, अगर इसको मैं 90 कर देता हूँ, पहले जब यहाँ बात करो तो टोटल फिजिकल डेफिसिट था वो 10 रुपये आ रहा था, बट वहीं मैंने एक्सपेंडिचर में कम कर दिया तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर में कम कर दिया तो यहाँ पर मेरा 0 रुपये हो गया, मतलब डेफिसिट कम हो रहा है ना। जब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो डेफिसिट भी कम हो रहा है, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब इसको सीधी सिंपल क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि हमारे पास 100 रुपये थे, ठीक है ना, और हमारा 150 का बजट था, हमें 150 रुपये एक्सपेंड कर लोगों पे, मतलब हमारे लिए जीवन में खर्च करने होते थे 150 रुपये। तो अगर हम उन 150 रुपये की जगह हम केवल और केवल 120 रुपये खर्च करते हैं और 100 रुपये हमारी आमदनी है, तो क्या अंतर कम नहीं होगा, हमारे पर भार कम नहीं होगा, हमें लोन कम नहीं लेना पड़ेगा, हमें केवल 20 रुपये लोन लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा ना। इसके अलावा अब देखिएगा न्यू वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को मिलता है, तो वेलफेयर स्कीम से तो, बट इसके अंदर क्या होता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका अगर डेफिसिट तो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर रिसिप्ट जो यहाँ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा जब आप नई वेलफेयर स्कीम लाएंगे, तो ये तो करना नहीं है। इसके अंदर थर्ड है रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ को कम करना होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंडिया के पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है उसमें अगर हम सब्सिडी लोगों को दे देंगे तो क्या होगा, हम जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहाँ कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हमें वहाँ रोकना पड़ेगा और हमें लोगों को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि हमारा जो बजट डेफिसिट है वो इंक्रीज़ होगा यार, है ना। तो इसलिए ये भी करना, ये नहीं करना। तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर है। फोर्थ है रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। देखो इम्पोर्ट ड्यूटी पर अपना हाथ नहीं है, तो इसलिए
अपने हाथ में इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करना, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो सकता होगा, है ना। इसके बाद है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स। अभी पेमेंट बैंक्स क्या होता है ये भी आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल inclusion which of the following statement are correct in the context। तो पहला, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। तो देखो ये ऑप्शन आपको अपने आप आ जाएंगे आंसर जब मैं आपको पेमेंट बैंक समझाऊंगा। तो समझिएगा पेमेंट बैंक्स क्या होता है। एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है जो इसके बाद नई वीडियो में आपको मैं बाकी के 4 क्वेश्चन बताऊंगा ना। 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, पेमेंट बैंक्स पे आके मैं बात कर रहा हूँ। यार देखो पेमेंट बैंक से क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पेमेंट, आप लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, है ना। अब जो पेमेंट बैंक्स है ना वो कौन कौन से लोग खोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी कोई मोबाइल टेलीफोन कंपनी है, जैसे कि आपकी एयरटेल, एयरटेल का एक पेमेंट बैंक है, समझ रहे हो, एयरटेल का एक पेमेंट बैंक है। ऐसे ही आपकी कुछ सुपरमार्केट चेन्स हैं, है ना, और आपकी कुछ जैसे पेमेंट कंपनियां होती है जैसे पेटीएम है, तो वो पेमेंट बैंक में आता है। तो जो इन तरह के अंदर आएंगे वो ये पेमेंट बैंक्स खोल सकते हैं। एक सेकेंड आवाज़ आ रही है। हाँ तो दोस्तों यार कुछ काम हो गया था बीच में तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था। हाँ तो मैं बात कर रहा था पेमेंट बैंक्स की। तो पेमेंट बैंक्स में आपके जैसे मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हो गए, सुपरमार्केट चेन्स हो गई, तो ये तरह की कंपनियाज आपकी पेमेंट बैंक खोल सकती है। आपके जैसे पेटीएम है वो भी पेमेंट बैंक एक तरह का। अब इनमें खास बात ये होती है कि इनको मिनिमम 100 करोड़ रुपए इनके पास होने चाहिए। देखो भैया इतना पैसा है और ये क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल करते हो तो आप ये पेमेंट बैंक खोल सकते हो। अब इनका जो कुछ स्पेशल इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया की बात करता हूँ मैं। तो इधर आता हूँ थोड़ा, इधर अंधेरा आ और आपके लिए। तो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया जो ये यहाँ पर आता है कि आपको अगर पेमेंट बैंक खोलना है तो पहली चीज़ तो ये कि ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, ये केवल और केवल डेबिट कार्ड इशू करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो आपके एफडी और आरडी होती है, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी रेगुलर डिपॉजिट, जो कि कॉमनली कमर्शियल बैंक करती है काम एफडी और आरडी पर। तो ये पेमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, आप कैश बैंक, इनमें एफडी और आरडी खोलते हो आप लोग, फिक्स डिपॉजिट और आरडी। आरडी का मतलब चलो आपको बता देता हूँ। ये भी आरडी में क्या होता है, रेगुलर डिपॉजिट होता है। आपने बोल दिया था कि मैं 2000 रुपये की हर महीने किस्त चुकाऊंगा पूरे के पूरे 5 साल तक। उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट बैंक देगी और फिर जब वो मैच्योर होगा आपका 6 साल बाद या 5 साल बाद, जब भी आपने जितने साल की आपने आरडी कर रखी है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे हर महीने 2000 रुपये चुकाने देने होते बैंक को जाकर, और बाद में आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट की मैच्योरिटी के बाद वो इंटरेस्ट और जो आपका टोटल जो पेमेंट बनता है वो बैंक आपको देती है। तो इसमें आप रेगुलर डिपॉजिट क्या कराते हो। और एफडी में क्या होता है, एफडी में आप जो एक प्रिंसिपल होता है ना आपका, वो आप बैंक में जाकर रखे जाते हो। जैसे आपने 1 या 2 लाख रुपए एक संग रख दिए, अब आपको ने बोला कि मैं इसको 2 या 3 साल बाद ले लूँगा, तो गवर्नमेंट जो बैंक है वो आपको एक इंटरेस्ट देगी। वो इंटरेस्ट जब आप मैच्योर हो जाएगा आपका, मतलब 2 या 3 साल बाद जब आपके मैच्योरिटी डेट आएगी, तो बैंक आपको पैसों के साथ में वो इंटरेस्ट भी देगी। तो एक तरह से आपके पैसों को थोड़ा इंक्रीमेंट के लिए आप एफडी और आरडी का सहारा लेते हैं। तो पेमेंट बैंक है वो एफडी और आरडी नहीं देती हैं। तीसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक है ना, वो आपके लोन प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, लेकिन ये लोन नहीं देते हैं। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती, केवल डेबिट कार्ड इशू करती हैं। याद रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है, डेबिट कार्ड इशू करती है।
सेकंड, ये एफडी और आरडी नहीं ओपन करती है। यहाँ पर आप केवल आप सेविंग अकाउंट यहाँ पर लिख लीजिए, एक सेकंड सॉरी, यहाँ केवल आप सेविंग और करंट अकाउंट दो चीज़ें आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर लोन आपको नहीं मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो आज मैं आपको डिस्कस कर लिए मैंने। बाकी 4 क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियोस एक दिन में 2 या 3 से वीडियो ज़्यादा आती रहेंगी। और ये 2016 क्वेश्चन है, ये आपको 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी 16 से लेकर 2022 तक जितने पेपर अभी तक यूपीएससी मेन टॉपिक्स हैं वो आपको मैं रिवाइज़ करा दूँ। मिलते हैं। एनएम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।